हेलो बच्चों। आज हम यंग के द्विसलिट प्रयोग में फ्रेंच चौड़ा के लिए व्यंजक ज्ञात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से। तो यंग के द्विसलिट में फ्रेंच चौड़ा ज्ञात करने के लिए ये डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर एक एस क्या चीज़ है, एक संकीर्ण स्लिट है। एस से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो दो और स्लिट है समान दूरी पर, S1 S2, और जो कि S1 S2 के बीच की दूरी क्या है, डी है। यहाँ पर देख रहे हैं डी, जैसे कि यहाँ नोट्स में भी लिखी जिनके बीच की दूरी डी है। दोनों स्लिटों S1 S2 से डी दूरी, कैपिटल दूरी पर एक पर्दा क्या है, XY, जहाँ पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो व्यतिकरण क्या है पहले बता चुके हैं। अब पर्दे के बिंदु O1 पर S1 S2 से जो तरंगे निकलेंगी क्या होगा, एक साथ पहुंचेंगे। तो मतलब जब एक साथ पहुंचती तो वहाँ पर पथांतर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। S1 S2 से जब तरंगे एक साथ पहुंचती, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, तो पथांतर क्या होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज बनेगी और यहाँ पर बिंदु O1 पर ही केंद्र है, यहाँ पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। अब पर्दे के बिंदु O1 से x दूरी, हम देख रहे हैं x दूरी पर एक बिंदु P है। तो S1 S2 से निकलने जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो कहाँ पर मिलती है, बिंदु P पर मिलती है, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच हमको पथांतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इसमें जिसको घटा देंगे, S2P माइनस S1P निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए हमको क्या है, एक ट्रायंगल, एक लंब बनाते हैं। S1 और Q को मिला देते हैं, क्योंकि हमको S1P का मान ज्ञात करना है। तो क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो S1Q के बीच एक लंब डाल देते हैं। उसी प्रकार एक ट्रायंगल बनाएंगे। H2P निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने के लिए H2R को भी एक लंब बना दिया। तो एक दो त्रिभुज हो जाएगा, दोनों त्रिभुज के यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम पथांतर याद करेंगे S1P और S2P थे। यहाँ पर पथांतर S2P माइनस S1P हो गए। तो P को भाई हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा, S1P और Q में। यहाँ पर देख रहे हैं S1P और S1P Q में एक त्रिभुज लेंगे। तो पहले लंब हो जाएगा, PQ आधार क्या हो जाएगा, S1Q हो जाएगा। तो पहले हम लंब का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लंब, यहाँ तक। तो लंब PQ का मान ज्ञात करते हैं। PQ का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, O1P का मान वाला क्या है, एक समान है O1P। तो O1P में से O1Q को घटाएंगे, क्या हो जाएगा, PQ का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हम बता दूं कि S1 और S2 के बीच की दूरी क्या, D है। यहाँ से S1, तो OS1 की दूरी क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा। तो D/2, इसलिए यहाँ पर D/2 लिख दें, दोनों तरफ D को डिवाइड कर दें यहाँ से आते। तो O1Q की दूरी कितना हो जाएगा, D/2। उसी प्रकार O1R की दूरी भी क्या हो जाएगा, D/2। तो यहाँ से S1 S2 की जो दूरी D है, D को आधा आधा बांट दिया जाएगा, D/2 हो गया। अब P का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, O1P में से O1Q को घटा देंगे तो हमें PQ का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं PQ बराबर O1P माइनस O1Q। तो x का मान है, O1 से P की दूरी कितना है, x है, तो x हो गया माइनस O1Q का दूरी कितना हो जाएगा, D/2। ये किधर से निकले, इधर से। देखिए S1 बराबर D है, दोनों के बीच की दूरी, तो इसका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D/2। इसलिए x माइनस D/2 हो गया। अब दूसरा और त्रिभुज मानेंगे उसके बाद। तो H2P और R, तो हम पहले PR का मान भी निकाल के रख रहते हैं ताकि लंब का मान हो जाएगा। तो लंब का मान के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो हम कहाँ मान वाले हूँ, O1P की दूरी क्या है, x है, और O1R की दूरी क्या है, D/2 है। दोनों को जोड़ देंगे, इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर PR बराबर क्या हो जाएगा, O1P प्लस O1R इक्वल टू x प्लस D/2 हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज का उपयोग करते हैं, कौन कौन से, S1PQ, ठीक है नहीं, S1PQ या S1QP, दोनों तरफ से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो त्रिभुज PQS1 में देखते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें थे, मालूम पाइथागोरस प्रमेय सबको मालूम होगा। तो S1P का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं S1P का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये करना होगा ना, तो लंब का वर्ग। तो PQ क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग होगा, S1Q होगा आधार का वर्ग। तो यहाँ पे देख रहे हैं S1Q का वर्ग धन PQ का वर्ग, मैंने आधार पहले लिख दिया है। S1P का वर्ग बराबर क्या है, तो S1Q का मान क्या है, S1Q। तो इसका S1Q का मान देखने के लिए क्या करें, यहाँ पर D है, कैपिटल D देख रहे हैं, तो D का वर्ग हो गया
प्लस, और पी क्यू का मान कितना है यहाँ पर, पी क्यू का मान हम यहाँ पर पहले से निकाल चुके हैं ना, पी क्यू बराबर एक्स माइनस डी अपन टू, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स माइनस डी अपन टू का होल स्क्वायर हो गया। अभी मान निकल गया किसका, एस वन पी स्क्वायर का। तो इस प्रकार दूसरी त्रिभुज लेंगे यहाँ पर एस टू पी, एस टू पी और ओ वन मिलेंगे, ठीक है। ओ वन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एच टू पी के वर्ग बराबर एच टू आर का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, एच टू पी का वर्ग बराबर क्या होगा, इसका मान है एच टू आर का मान क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं एच टू आर का मान है डी, तो डी की स्क्वायर हो गया प्लस, और पी आर का मान हम पहले निकाल चुके हैं एक सौ प्लस डी अपन टू। इस प्रकार से इसका मान निकल गया दोनों का। अब देखते हैं इसका मान निकालने के लिए, अब हमको क्या है एच टू पी माइनस एस वन पी का मान निकालना है। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एच टू पी माइनस एस वन पी का मान निकालना है, तो हमारे पास आ गया है एच टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, अब इस दोनों को मान को घटा देना है। जो मान निकलना था एच टू पी का मान क्या है, डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी अपन टू का होल स्क्वायर माइनस एस वन पी का मान कितने निकले है, इसको वर्ग कर देंगे, ठीक है ना, डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी अपन टू का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, अब ए प्लस बी का फार्मूला उपयोग करेंगे यहाँ पर, एक्स प्लस डी अपन टू है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, क्या होगा एक्स की जगह क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये बी हो गया, डी अपन टू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या डी स्क्वायर अपन फोर हो गया प्लस, अब टू ए बी हो गया तो टू एक्स डी अपन टू हो गया माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई भी हुआ यहाँ, डी स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ये माइनस बी फार्मूला यूज करेंगे तो डी स्क्वायर अपन फोर हो गया, और ये माइनस और ये माइनस पे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो टू एक्स टू ए बी है, यहाँ पर टू ए बी है तो टू एक्स इंटू डी अपन टू हो गया। अब क्या करेंगे, समान पर ये डी स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर फोर प्लस ये टू कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स डी बचा माइनस ये डी स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपन फोर हो गया प्लस टू ये दोनों टू कट गए, क्या बचेगा एक्स अपन डी हो गया। अब यहाँ पर जो है एच टू पी स्क्वायर माइनस एच टू पी स्क्वायर, यहाँ पर देखो डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी डी प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये भी कट जाएगा, यहाँ पर डी स्क्वायर अपन फोर है प्लस है, यहाँ पर डी स्क्वायर अपन फोर माइनस है, दोनों कट जाएगा, हमारे पास एक ही बचेगा एक्स डी और एक्स डी दोनों, एक्स डी और एक्स डी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स डी हो जाएगा। अब ये फार्मूला मालूम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ पर फार्मूला यूज किए हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो उसी को ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख दें, यहाँ पर वर्ग उसको हटा देंगे तो एच टू पी प्लस एस वन पी हो गया, उसके बाद एच टू पी माइनस एस वन पी, समझ में आ गया फार्मूला कौन सा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसी को फार्मूला के रूप में हम इसको बना दिए हैं। अभी बाकी के लिए टू एक्स डी, अब एच टू पी हमको क्या ज्ञात करना है, एच टू पी माइनस एस वन पी का मान ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब एच टू पी प्लस एस वन पी कहाँ चला गया, नीचे चला गया, अब इसका हमको मान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर जो P जो है उसको O1 के नज़दीक मान लेते हैं, तो दोनों की दूरी को लगभग क्या मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं। एच टू पी इक्वल टू एच वन पी बराबर क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं यहाँ पर। तो एच टू पी माइनस एच वन पी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं टू एक्स डी देखते हैं यहाँ पर, और नीचे में एच टू पी बराबर भी डी रख देंगे, एच वन पी बराबर भी डी रख देते हैं, डी जुड़ के क्या हो जाएगा टू डी हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा, तो अब पथांतर क्या निकाल गया, एच टू पी माइनस एच वन पी बराबर एक्स डी अपन डी है मुख्य फार्मूला होगा। अब हमको दो स्थिति निकालेंगे, दीप्त फ्रिंज का मतलब जहाँ पर अधिकतम तीर होता है, जहाँ पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, अदीप्त फ्रिंज का मतलब जहाँ पर न्यूनतम तीर होती है काली काली रेखा है, यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है, आपको देख रहे हैं डायग्राम में यहाँ पर ला दिया हम, ये देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम से दिखा देते हैं। एक केंद्रीय फ्रिंज दिख रहे हैं, यहाँ पर बीच में जो लकीर आ रहा है ना, वहाँ पर जो O1 है वो केंद्रीय फ्रिंज हो गया। अब पहला नंबर क्या हो गया, काली फ्रिंज का मतलब क्या हो गया, अदीप्त फ्रिंज, उसके बाद कौन से आ गया, फिर से दीप्त फ्रिंज, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, इसे लाइन से आते हैं, सबकी चौड़ाई क्या होती है एक समान होती है। तो केंद्रीय फ्रिंज के बाद जो पहला नंबर है, पहला नंबर क्या हो गया, अदीप्त फ्रिंज, फिर दूसरे नंबर क्या हो गया, दीप्त फ्रिंज मेरे चमकीली फ्रिंज। तो जितनी विषम संख्या है 1 3 5 7 क्या हो जाएगा, अदीप्त फ्रिंज मतलब काले फ्रिंज, और जहाँ पर सम संख्या हमारे 2 4 6 8 क्या हो जाएगी, चमकीली या दीप्त फ्रिंज होंगी। तो दीप्त फ्रिंज अधिकतम तीव्रता, जहाँ पर समपोषी व्यतिकरण होता है ना, तो अधिकतम तीव्रता होती है वहाँ, तो अधिकतम तीव्रता के व्यतिकरण वाली
करने वाली तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा, लेमडा। लेमडा क्या चीज़ है, तरंग दैर्ध्य का आधा का सम गुणक। तो जहाँ जहाँ पर दूसरा नंबर, ये पहला क्या हो जाएगा, काली फ्रिंज, इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा क्या हो, चमकीली फ्रिंज। तो जो सम संख्या आ रही है इसलिए देखिए ना, λ/2 का सम गुणक होता है। तो पथांतर ये समीकरण एक फार्मूला हो, किसके बराबर हो जाएगा, सम गुणक लिखोगे 2n भाई 2 n 1 2 3 है, 2 से जब 1 2 3 जितने भी गुना करेंगे वो क्या होगा, सम में आएगा और तरंग दैर्ध्य का आधा कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो x डी अपन डी इक्वल टू क्या होगा, ये 2 2 कैंसिल क्या होगा, n लैम्डा हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जो तिरिया गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, n लैम्डा डी हो जाएगा। और स्मॉल डी क्या होगा नीचे, तो मालूम होना चाहिए स्मॉल डी क्या चीज़ है, S1 S2 के बीच की दूरी, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। और कैपिटल डी क्या चीज़ है, स्लिट से पर्दे की बीच की दूरी। यहाँ पे कि n बराबर हम 0 1 2 3 लिखेंगे तो ये मान निकले, संख्यात्मक मान है फ्रिंजों की। तो समीकरण 2 में अगर n इक्वल टू 0 रखते हैं तो केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 रखेंगे तो क्रमशः प्रथम द्वितीय द्वितीय फ्रिंज प्राप्त होती है। अब अधिकतर फ्रिंज के लिए निकालेंगे तो अधिकतर फ्रिंज जहाँ पर काली रेखाएं दिखाई दे, यहाँ पर वहाँ पर बिल्कुल तीव्रता शून्य है तो वहाँ पर काली दिखाई देंगे। तो न्यूनतम तीव्रता के लिए व्यतिरिक्त काले तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा, λ/2 का विषम गुणक। विषम गुणक मतलब जहाँ पर पहला नंबर 1 हो गया, फिर दूसरा फिर क्या होगा, दीप्त, तीसरा नंबर क्या होगा, अदीप्त होगा, चौथा फिर दीप्त, पाँचवा फिर अदीप्त होगा। तो जहाँ जहाँ विषम संख्या में जो फ्रिंज प्राप्त होगी वो क्या होगी, अदीप्त फ्रिंज, मतलब काली रेखाएं होगी। ठीक है, पथांतर निकालने का तो समीकरण 2 में जो आया था ना, सॉरी समीकरण 1 में, समीकरण एक यहाँ पे देख रहे हैं, समीकरण में जो फार्मूला है तो एक से डी अपन डी इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर कि 2n-1 क्यों लिखेंगे, 2n-1 करेंगे तो n अगर इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो विषम संख्या के लिए 2n-1 लिखते हैं जहाँ, और सम संख्या के लिए यहाँ पर 2n लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे क्या होगा, 2 - 1 = 1। अब 2 रख के देखो, 2 2 4 हो गया, 4 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 3 5 7 ऐसा आता जाएगा। 2n-1 इसलिए लिखा गया यहाँ पर विषम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। तो पहले क्या लिखे थे यहाँ पर, n लिखे थे, 2n की जगह यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2n-1 तो λ/2। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2n-1 से डी क्या, नीचे में जो डी है कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, यह उसी पेज में है जिसको इस प्रकार से रखे गए हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ n बराबर, यहाँ पे अधिकतर फ्रिंज के लिए n बराबर संख्या है 1 2 3 है, रखने पर क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय अधिकतर फ्रिंज प्राप्त है। फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे अब। दीप्त और अधिकतर के लिए निकल गए। यहाँ पर ये जो है दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज का फार्मूला क्या होगा, n λ/d। और अधिकतर के लिए क्या निकला है, 2n-1। यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या है, 2n- है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या है, दो क्रमागत दीप्त या दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, दो क्रमागत। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो काली रेखाओं के बीच एक चमकीली रेखा होती है, या दो चमकीली रेखाओं के बीच में एक काली रेखा होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है दो क्रमागत दीप्त या दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो मान लो एन वी मतलब कोई संख्या है और n+1, तो भैया मान लीजिए n को पहला मानते हैं तो n+1 को क्या मानना पड़ेगा, दूसरा। भाई n बराबर अगर 1 रखते हैं तो क्रमागत संख्या को प्रदर्शित करने के लिए n और यहाँ पर n+1 रख दें। ठीक है, नहीं दीप्त फ्रिंज जो कि केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है, जो यहाँ से दूरी ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए एक से n और एक से n+1 है, तो n इसलिए माने हैं कि 1 और n+1 का मतलब क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो एक से n बराबर क्या हो जाएगा, n लैम्डा। सेम देखते हैं, लिख देंगे यहाँ पर दीप्त के लिए आए थे, यहाँ पर देख रहे हैं n बराबर, क्योंकि यहाँ पर n ही है फार्मूला, यहाँ एक से n है तो n λ/d हो जाएगा। और एक से n+1 दूसरे फ्रिंज को प्रदर्शित करने के लिए एक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक से n की जगह क्या लिखेंगे, n+1। और जो समीकरण 2 आया है कौन सा, दीप्त फ्रिंज के, n की जगह क्या रखोगे, n+1। यहाँ पे देख रहे हैं, देखो फार्मूले जानते हैं, तो n की जगह n+1 रखेंगे, बाकी फार्मूले जानते हो रहेंगे। अब n+nv और nv दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ये दूसरा नंबर का होगा, भाई दूसरा में से पहले घटाएंगे, पहले नंबर का फ्रिंज है दूसरा नंबर का, तो एक से n+1 में एक से n को घटाएंगे
तब इसकी दूरी ज्ञात होगी। यहाँ पर देखो x n+1 माइनस xn, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाएंगे तो क्या है, इस फार्मूला को n+1 लैम्डा डी अपन डी माइनस एन लैम्डा डी अपन डी हो जाएगा। और जब इसको n+1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा डी अपन डी और प्लस लैम्डा डी अपन डी माइनस ये हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कौन कौन से, एन लैम्डा डी अपन डी और माइनस एन लैम्डा, तो बचेगा क्या, लैम्डा डी अपन डी बचेगा हमारे पास। तो जो दीप्त फ्रिंजों के बीच क्या होती है, अदीप्त फ्रिंज, दो चमकीली रेखाओं के बीच में एक काली रेखाएं होती है, दो काली रेखाओं के बीच में एक चमकीली रेखाएं होती है। तो जो दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल रहे हैं केंद्रीय फ्रिंज, तो क्या हो जाएगी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, सॉरी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, लैम्डा डी अपन डी। यहाँ पर निकालें दीप्त फ्रिंज, दो क्रमगत दीप्त फ्रिंजों या दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। बीटा 1 आ गया, फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से प्रदर्शित करेंगे। अब इसी प्रकार ये तो अदीप्त को हो गया, अदीप्त के लिए निकाले, अब दीप्त दीप्त के लिए निकाले, अब दीप्त के लिए निकालेंगे। इसी पर यदि एन और एन वी माने पहला और दूसरा अदीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी क्रम से एक सेन और एक सेन सेम जैसे निकाले वैसे निकालेंगे। क्या फार्मूला, यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 3 के फार्मूला का उपयोग करेंगे। पहले के लिए किसको उपयोग किए थे, समीकरण 2 का दीप्त के लिए, अब अदीप्त वाले फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो एक सेन बराबर क्या हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा डी अपन 2d, यहाँ से ठीक है नहीं, एक सेन है तो जब क्यों रखेंगे। अब हमको n+1 के लिए रखेंगे, n+1 के लिए रखेंगे, ठीक है। अब देखो एक से n+1 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह में यहाँ पर n+1 रखेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पर n था, n की जगह क्या होगा, n+1 माइनस 1 लैम्डा डी अपन 2d बराबर क्या हो जाएगा। अब n+1 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो गया, प्लस 1 से मल्टीप्लाई 2 से 2 हो गया, ये -1 लैम्डा डी अपन 2d। अब 2 में 1 गया क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसलिए अब प्लस में चेंज हो गया, 2n तो जें तो रखेंगे और 2 में 1 गया क्या हो जाएगा 1 लैम्डा डी अपन 2d। अब दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की, माने जब दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज निकालेंगे तो दीप्त फ्रिंज के लिए निकलती है, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के निकालेंगे तो अदीप्त फ्रिंज के लिए निकलती है। अब ये दूसरा नंबर हो गया, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, फिर अधिकतम में से कम को घटाएंगे तो एक से n+1 माइनस एक से n बराबर क्या हो जाएगा। ये फार्मूला को पहले लिखे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बाद n वाले फार्मूला को लिखेंगे तो -2n लैम्डा डी अपन 2d। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2n के साथ लैम्डा डी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, देखते लिखेंगे माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा डी का 2n अपन 2d से, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। माइनस के गुना माइनस होती है इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, दोनों पार्ट। अब लैम्डा डी अपन 2d लैम्डा 2d बचेगा तो दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपन 2d, 2 कैंसिल होगा तो लैम्डा डी अपन डी। तो जो पहले निकाले थे दीप्त के लिए और इसके लिए दोनों क्या होता है, सेम आता है। बीटा 1 और बीटा 1 बराबर भी निकाले थे, कहाँ पे निकाले थे हम लोग, यहाँ पे निकाले थे, इधर बीटा 1 समीकरण 4। तो दोनों दीप्त के लिए निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा और दीप्त के लिए निकालेंगे तो भी आएगा, इतना ही आएगा। तो इससे पता चल रहा है कि समीकरण 4-5 पता चल रहा है कि दीप्त अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, एक समान। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा मान लेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई फार्मूला क्या हो जाएगा, बीटा बराबर लैम्डा डी अपन डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण जो आ रहा है फ्रिंज चौड़ाई बीटा में लैम्डा क्या चीज़ है, तरंग दैर्घ्य हो गया, डी क्या चीज़ है, स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी हो गया, और डी क्या चीज़ है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, ठीक।